जय हिंद दोस्तों। आज AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक त्रिभुज की प्रश्नावली से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं और एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अक्सर करके इस तरह के सवाल एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि ये है क्या चीज़। देखेंगे 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी है। तो जैसा कि मैंने चित्र आपको पहले ही बना के दिखाया है कि जो 1.8 मीटर लंबाई दिखाई दे रही है वो किसकी लंबाई है? वो छड़ी की लंबाई है। ठीक है, 1.8 मीटर लंबी एक छड़ी जिसकी जमीन पर खड़ी है, जिसकी छाया 1.2 मीटर है। आप देख पा रहे होंगे कि ये छड़ी है और हम मान लेते हैं सपोज डेट अगर इधर सूर्य है तो सूर्य से जो भी धूप निकल के इस तरह से आएगी तो कोई भी वस्तु उधर आएगी तो उसकी छाया इधर ही दिखेगी ना। तो यहाँ से छड़ी है और इसकी छाया हमारी आ गई 1.2 मीटर इधर के तरफ। ठीक, परंतु एक और इसमें शर्त है कि उसी समय एक मीनार की जमीन पर छाया 60 मीटर है। तो जिधर से ये छड़ी खड़ी है इधर को छाया आ रही है तो मीनार की भी तो उधर ही स्थिति होगी, तभी तो मीनार की छाया इधर आएगी। तो मीनार कोई एक बड़ी सी मीनार है और उसकी भी छाया इधर क्यों दिखाई दे रही है? 60 मीटर की छाया है। ठीक है, उसी समय जिस समय कि हमने 1.2 मीटर नापा छाया 1.8 मीटर छड़ी की, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है और इसकी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ऊंचाई उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें त्रिभुज में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक छोटा सा त्रिभुज और एक बड़ा सा त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया जाए तो जब दोनों ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कोई न कोई इसमें से कुछ न कुछ आवश्यक शर्त मिलेंगी ही। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं। हमको पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है छड़ी की लंबाई दिया है 1.8 मीटर। फिर छड़ी की छाया दिया हुआ है, छड़ी की छाया बराबर 1.2 मीटर। फिर मीनार की छाया दिया हुआ है हमको, मीनार की छाया दिया हुआ है 60 मीटर। हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ध्यान से समझेंगे, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करने की स्थिति में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हमको मीनार की ऊंचाई दिखाई दे रही होगी यहाँ से यहाँ तक DE, तो अगर हम देखें कि इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में अगर संगत भुजाएं या संगत कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं या संगत कोण के साथ कोई ना कोई संबंध रख पा रहे होंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं चित्र से त्रिभुज ABC। आप छोटे वाले त्रिभुज में देख पा रहे होंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करने की बात करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों त्रिभुजों में A, जो शीर्ष A है और शीर्ष A पर बना जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों के लिए समान होगा कि नहीं? तो आप यहाँ दिखाएंगे कोण A बराबर कोण A। फिर हम आते हैं, ये लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। फिर हम अगले कोण की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 अंश का कोण है तो यहाँ भी 90 अंश का कोण दिख रहा होगा। तो आप दिखा सकते हैं कोण B बराबर कोण D, और प्रत्येक कैसे हैं? प्रत्येक समकोण है। और आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा संगत कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण C जो है वो कोण D के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो शर्तों के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। इसलिए
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए ई डी। और कौन सा इसमें शर्त लगा? ए वाला। ठीक है, क्योंकि हम दो ही कोण दिखाए हैं तो आप दो भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे संगत कोण जब बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जैसे ही समरूप हुए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसके संगत भुजा की बात करें तो पहले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं DE, तो बटे में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी BC बराबर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं AE, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी AB। अब क्या करेंगे कि जो बराबर है तो बराबर में तिर्यक का गुणा आप कर सकते हो। अभी हमको DE हमको ज्ञात करना है, क्योंकि DE जो है यही मीनार की ऊंचाई है। बटे में BC का मान कितना दिया है? BC का मान दिया है 1.8 बराबर AE का मान कितना दिया है? पूरा यहाँ से यहाँ तक भुजा, तो AE का मान दिया है 60 और AB का मान कितना दिया है? 1.2। क्या करेंगे हम? यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कि ये इधर बराबर में है तो इसका इधर गुणा कर दें, इसका भी हो जाएगा, लेकिन पुनः इसको नीचे ही भेजेंगे तो इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, इसको इधर गुणा कर दें। DE बराबर 60 गुणे 1.8 बटे में 1.2। दशमलव दोनों समान अंक पे है तो कट जाएंगे दशमलव। 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, 2 से कटेगा तो 2 तियाँ 6 30, अर्थात DE बराबर 30 तियाई 90, अर्थात जो हमारे मीनार का ऊंचाई आ जाएगा वो आ जाएगा 90 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये पूरी मीनार H बराबर कितनी आ जाएगी? 90 मीटर। अच्छा, यहाँ पर ठीक यहाँ पे E कर देंगे। कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। ठीक है, उम्मीद है अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे, समझ में आ पा रहे होंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही ऐसे सवाल बन के आते हैं। बहुत बड़े बड़े और बहुत टेढ़े सवाल नहीं आते एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो पूरा का पूरा करके आएगा, और जो बच्चा कम पढ़ के जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर देते ना, थोड़ा सा और मेहनत कर देते तो 90% तो आ ही जाता। लेकिन इसी कमी को हमको दूर करना है कि थोड़ा सा और मेहनत कर देते। तो मैं डायरेक्टली आपको उन सवालों को ही करा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो लिखने में बहुत बड़े नहीं होते, सिंपल सा उसका कह सकते हैं कि सल्यूशन होता है, और आप ध्यान नहीं देंगे तो वही सल्यूशन में जाके आगे फंस जाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी आपको और एक एक चीज़ क्लियर होता रहेगा। हल, इसका चित्र होगा, इसका चित्र इस तरह से होगा। मान लीजिए कि ये आपका चित्र जो है वो एग्ज़ाम में बना बनाया रहेगा, एग्ज़ाम में वो बना के ही देंगे। ठीक है, वो एग्ज़ाम में बना बनाया रहेगा। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि आपके सामने चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा यम और ये हो जाएगा यन। ठीक है, आपको शर्त दिया है। हल में हम बात करते हैं कि हमको दिया क्या है। दिया है, क्या दिया है? यल यम समांतर सी बी। आप देख लो, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। फिर दिया है यल यन समांतर सी डी, अर्थात ये वाली भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इस पे बात करते हैं। ए एम बटे में ए बी। आप देख सकते हैं ए एम इतनी भुजा है और ए बी बड़ी भुजा है। ठीक है, बराबर हम बात करें ए एन बटे में ए डी। ए एन हमारी इतनी भुजा है और ए डी पूरी भुजा है, अर्थात इन भुजाओं का जो हमारा अनुपात है, बड़ी वाली भुजाओं का, ये जो बगल में है साइड वाली, इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखाना है। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आते हैं चित्र से। जब हम सवाल को हल करेंगे
तो हम चित्र से सारी जानकारियाँ लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं चित्र से। अब जितनी भी बातें होंगी चित्र से संबंधित होंगी। हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज की, चूंकि ये अलग अलग इसको दो त्रिभुजों के रूप में बांट लिया जाए AC भुजा के द्वारा, तो एक त्रिभुज हो जाएगा ABC और एक त्रिभुज हो जाएगा ADC। ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे। तो थेल्स प्रमेय से किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को या भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस शर्त के अनुसार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में बात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे कि हमारी LM भुजा BC के क्या है? समांतर है। LM समांतर BC दिया हुआ है, अर्थात ये जो हमारी एक त्रिभुज की भुजाएं थी AB और AC और BC, इसमें हमको दिया है कि M और L जो बिंदु है, इसको मिलाने वाली जो रेखा LM है वो तीसरी भुजा के समांतर है, अर्थात बिंदु M और बिंदु L जो है भुजाओं के मध्य बिंदु हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु M तथा AC का मध्य बिंदु L होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हम कि ये जो त्रिभुज है इसकी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमको पहले से ही समांतर दिया हुआ है, तो समांतर होने के अर्थ में हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ये जब समांतर है, इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो हाई वाले बिंदु और हाई वाले बिंदु तो मध्य बिंदु ही होंगे ना। अतः आप यहाँ से इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो इनके संगत भुजाओं का जब आप अनुपात बराबर करेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात में AM बटे में AB बराबर, यहाँ पे कर सकते हैं AL बटे में AC। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमको दिया है LM समांतर CB। ये वाला पॉइंट यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। LM यही भुजा दिख रही है। LM जो है वो CB के समांतर है इस भुजा के। तो अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो दो भुजाएं इसमें हैं AB और AC। तो हम थेल्स प्रमेय के शर्त के अनुसार यहाँ पे बात करेंगे कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम जब देख रहे हैं कि ये भुजा हमारी इसके समांतर है, तो ये वाले बिंदु तो मध्य बिंदु होंगे ना। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु मध्य बिंदु हो गए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि LM समांतर BC है, अतः AB का मध्य बिंदु M तथा AC का मध्य बिंदु L होगा। ठीक है, ये दोनों मध्य बिंदु हो गए। तो इनकी संगत भुजाओं का जब हमने अनुपात देखा थेल्स प्रमेय से कि जब ये समांतर हो गए, तो ये थेल्स प्रमेय के अनुसार इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, अर्थात हेतना और प्लस पूरा। तो AM छोटी भुजा और AB है बड़ी भुजा। फिर हम इसमें देखेंगे AL छोटी भुजा है और AC बड़ी भुजा है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी प्रकार से
हम बात करेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में हमको दिया है LN समांतर CD, CD कह दीजिए चाहे DC कह दीजिए। जब ये दिया है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई, ये दोनों भुजाएं, तो जब ये समांतर हैं तो कहीं ना कहीं बिंदु N और बिंदु L AC और AD का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब ये तीसरी भुजा के समांतर हो गए तो आप यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे कि AC भुजा का मध्य बिंदु L और AD भुजा का मध्य बिंदु N होगा। थेल्स प्रमेय से भुजा AC का मध्य बिंदु L तथा AD का मध्य बिंदु N होगा। ठीक है, AD का मध्य बिंदु क्या होगा? N होगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। जब ये वाला बिंदु जो है और ये वाला बिंदु मध्य बिंदु हो गया तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात फिर से आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ लिखेंगे AN बटे में AD बराबर AL बटे में AC। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड की तरफ सोचेंगे तो AL बटे में AC, AL बटे में AC दोनों आपके राइट हैंड साइड के मान बराबर हैं। अतः किसी भी समीकरण में जब कोई एक पक्ष दो समीकरणों में से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। आप लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप हल करोगे तो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD, यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। AM बटे में AD, AN बटे में AD। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूव्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये सवाल बहुत ईजी होता है, परंतु आप इसको ढंग से लगाएंगे तो आसान लगेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, ओके। अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि ये कितना प्यारा सवाल आपके सामने है कि एक ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि DE बटे में EB बराबर EC बटे में AE होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें इसको हल करने से पहले एक छोटी सी रचना करते हैं। हल, इसमें लिखेंगे रचना, और रचना में क्या लिखेंगे? इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण को मिलाया, चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को मिलाया। जब चतुर्भुज के दोनों विकर्णों को मिलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये इस प्रकार की हमारी संरचना बनी और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा बिंदु E हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना है, या फिर हम लिख लेंगे कि दिया क्या क्या है तो उसके बाद सिद्ध क्या करना है। तो हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है? तो दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, और हमको क्या दिया है? AB समांतर CD। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है
ये जो मैं लिख रहा हूँ आप एग्ज़ाम में इस तरह करके लिखेंगे तो कोई भी एग्ज़ामिनर नंबर नहीं काट सकता। कहने का ये अर्थ है कि जब आप इस तरह से कोई भी पॉइंट को आप एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके हल करोगे तो नंबर नहीं कट सकते आपके। सिद्ध करना है हमको डी ई बटे में ई बी। जरा हम देखते हैं कि डी ई बटे में ई बी मतलब डी ई बटे में ई बी, इन भुजा का जो दो खंड है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका अनुपात बराबर होगा किस अनुपात के? ई सी बटे में ए ई। ई सी ये वाली भुजा का खंड है तो ई सी बटे में ए ई, ये दोनों भुजाएं, अर्थात विकर्ण के जो दो भाग कट रहे हैं उन दोनों भागों को हमें क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए हम आते हैं आगे चित्र से बात करेंगे। जो हमारा चित्र देख रहे हैं आप, उस चित्र में 4 त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें से आप इसको ले सकते हैं या इसको। तो आप उस ऊपर और नीचे वाले दोनों त्रिभुज को ले लीजिए। तो एक बार ऊपर वाले को और एक बार नीचे वाले को, दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए हम लेते हैं त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी में। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप के शर्त पे सिद्ध कर दें तो जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं और समरूपता का कंडीशन दिखाते हैं तो समरूपता की शर्त में कोण की बात करेंगे। तो कोण ई बराबर कोण ई, ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने बने होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, हमको ये भी दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कोण ई बी ए बराबर कोण ई डी सी। ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये हमारा बराबर हो जाएगा। और एक और कोण है, तो इस वाले कोण को ले लेंगे और इस वाले कोण को ले लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ई ए बी बराबर कोण ई सी डी। ये भी कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। इतनी बातें समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सामान्य सा एक दो समांतर रेखाओं को काटने वाली कोई तिर्यक रेखा होती है, तो उसके विपरीत दिशाओं में बने कोण को हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे मैंने दिखाया, तीनों कोण आपके यहाँ पे बराबर हो गए। तो किसी भी त्रिभुज के जब तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज डी ई सी। और किस शर्त से? तो ए से। जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनकी संगत भुजाएं कैसे कैसे मिलेंगी। तो हम बात करेंगे ए ई बटे में ई सी, और इसमें बात करेंगे बी ई बटे में ई डी। या फिर नीचे से आप ले लो ऊपर वाले के संगत भुजा की, तो पहले नीचे वाली भुजा को लिख सकते हैं डी ई बटे में ई बी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डी ई बटे में ई बी बराबर, इधर से ले सकते हैं सी ई बटे में ए ई। क्या हमको यही प्रूफ करना था? आप देख सकते हो डी ई बटे में ई बी, ई सी कह दो चाहे सी ई कह दो, ई सी बटे में ए ई। यही हमारा प्रूफ करना था और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ पाए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगले सवाल को देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि सवाल में क्या प्रोसेस है। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसको क्या करना है कि बस उस पॉइंट के अनुसार इसके भुजाओं का मान रख देना है। दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा, अर्थात ए बी भुजा ए सी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और हमारा जो ए डी भुजा है वो कोण ए का अर्धक है, और जो सामने वाली भुजा है इसका भी समद्विभाजक है। दिया है, क्या दिया है, दिया है भुजा एडी, भुजा एडी कोण ए और भुजा बीसी को समद्विभाजित करती है। अतः कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, ये दिया है हमको, और यहाँ देख लेंगे बी डी बराबर डी सी, ये भी हमको दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जो पूरा ए बी सी है त्रिभुजीय समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर ए सी, यही हमको सिद्ध करना है। हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर, एक विशेष प्रमेय होता है समद्विभाजकता प्रमेय। समद्विभाजकता या विभाजता के प्रमेय से जब कोई भी त्रिभुज है और उसके किसी एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर शीर्ष पर बने कोण का अर्धक और भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है, तो वही प्रमेय बन जाता है विभाजिता का प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे विभाजिता का प्रमेय। प्रमेय इसका जिक्र किताब में बहुत कम है, डायरेक्ट इस पे प्रश्न आते हैं, जैसे कि ये प्रश्न आया हुआ है। विभाजिता के प्रमेय से क्या होता है कि अगर हम कोई त्रिभुज ले लिए और उस त्रिभुज में जिस शीर्ष से कोण को समद्विभाजित किया जाता है और उसके सामने की भुजा भी समद्विभाजित होती है, तो उस कोण को बनाने वाली भुजा अर्थात ए बी बटे में ए सी बराबर हो जाता है सम्मुख भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले भुजाओं का मान बी डी बटे में डी सी। चूँकि हम जानते हैं यहाँ से दिया है बी डी और डी सी आपस में बराबर हैं, तो बी डी की जगह डी सी रख सकते हैं या डी सी की जगह बी डी रख सकते हैं। तो ए बी बटे में ए सी बराबर, अगर बी डी की जगह डी सी रख देते हैं तो डी सी बटे में डी सी हो जाएगा, ये दोनों कट गया। तो ए बी बटे में ए सी बराबर एक बटे में एक। करेंगे क्या, यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो जैसे ही तिर्यक गुणा होगा इसका, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा ए सी, और ए बी भुजा और ए सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की सम्मुख भुजाएं हैं, और जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रूव्ड, यही हमको करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समद्विभाजकता प्रमेय या विभाजिता प्रमेय आप यहाँ से लगाएंगे। समद्विभाजक अर्थात इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटना और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, अब जो ये भुजा बांट रही है तो उसके आधार पर ये प्रमेय लागू होता है, और जिस कोण को बनाने में दो भुजाएं लगती हैं उनका अनुपात बटे में जिस भुजा को बांटा जाता है उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो भुजाओं को आपस में बांटा जा रहा है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से तिर्यक गुणा करके हम दोनों भुजाओं को आपस में बराबर दिखाएंगे। यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पे बने कोण का समद्विभाजक
यदि सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यापित करने का जो सवाल आपके सामने है कि थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो इसके लिए आपको एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी और त्रिभुज में ऐसे दो बिंदु लेने पड़ेंगे उसके भुजाओं पर कि वो उन भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं थेल्स प्रमेय के आगे की बातों को करते हैं। मैंने एक त्रिभुज ले लिया ABC और इस पे हमने दो बिंदु लिया। हाँ, हमने इस पर दो बिंदु लिया, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और इन बिंदुओं का नाम दे दिया D और E। इन बिंदुओं से हमने क्या किया, इस बिंदु से इस भुजा पर हमने लंब डाल दिया, यहां पे नाम रख दिया F, और इस बिंदु से हमने इस भुजा पर लंब डाल दिया, हम बताएंगे अभी, इसका नाम रख दो G। पुनः इसके इन बिंदुओं से इधर के एक समलंब चतुर्भुज के विकर्णों को मिला दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे संरचना त्रिभुज की जो बनी है, इस संरचना से ही हमको थेल्स प्रमेय का सत्यापन करना है। क्योंकि थेल्स प्रमेय में हम सत्यापन क्या करते हैं कि इस त्रिभुज की जो बड़ा सा त्रिभुज है ना ABC, इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमको सत्यापित करना है। पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या सत्यापित करना है, उसी को पहले लिख लेते हैं। सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है भैया, ध्यान देंगे। AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। हमको इसी को सत्यापित करना है इस त्रिभुज के माध्यम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में एक इधर से छोटे से त्रिभुज में, पहले बड़े वाले त्रिभुज की बात करें ADE, अगर हम बात करेंगे त्रिभुज ADE में और दूसरा त्रिभुज ले लेंगे DEB में, ADE और दूसरा त्रिभुज DEB, दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की बात की जाएगी। तो दोनों त्रिभुज के जब क्षेत्रफल हम लगाएंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के क्या संबंध होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ADE। त्रिभुज ADE में यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं हल। त्रिभुज ADE में ADE की बात करेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्षेत्रफल के साथ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में हमको आधार और उसकी ऊंचाई प्राप्त हो तो आधार और ऊंचाई के अनुसार उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हम देखेंगे कि त्रिभुज ADE में जो ADE त्रिभुज दिखाई दे रहा है ADE, इसमें अगर हम मानेंगे तो हमारा आधार हो गया ये AE और ऊंचाई क्या हो गई इसमें, जो कि हमारा यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रही है भुजा, यही इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। तो यहाँ से हम ले लेंगे AE। अगर इसमें हमने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिया है तो 1/2 आधार हमारा हो गया AE गुणे ऊंचाई हो गई हमारी DF। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DF। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, बात करेंगे
अगर एक और क्षेत्रफल हम लेंगे त्रिभुज का, इसमें निचले वाले त्रिभुज में से, त्रिभुज DEB में से, त्रिभुज DEB अगर लिया जाए, या फिर इसी में से एक और त्रिभुज बनेगा, तो उसके लिए हम आधार अगर इसको लेंगे AD को, तो इसके लिए हमारी ऊंचाई हो जाएगी GE। तो एक और त्रिभुज ले लेते हैं, उसी में पुनः से त्रिभुज दूसरी ऊंचाई के लिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इसके आधार पे एक और हमारा, अगर जब हम आधार, अब इसको आधार न मानकर अब इसको आधार मानेंगे AD को, तो 1/2 गुणे AD गुणे, अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, GE हो जाएगी, इसकी ऊंचाई GE। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, तो नीचे वाले दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। तो एक बार इसको हल्का सा मिटा दिया जाए तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो जब इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की नीचे वाले में, तो लिखेंगे त्रिभुज DEB में। अगर DEB की बात करेंगे तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें भी अगर हमको आधार प्राप्त हो जाए और ऊंचाई प्राप्त हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणे आधार हमने ले लिया DB का, DB अगुणे, अगर ये त्रिभुज दिख रहा है तो यहाँ से इस पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ से इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा GE। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और हम एक और त्रिभुज लेंगे। तो एक स्थिति में अब ये वाली भुजा हल्का सा मिटा के देखेंगे कि ये त्रिभुज हमारा बन रहा है नीचे की तरफ। तो जब ये त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज DEC में, जब हम देखेंगे DEC में, तो इसमें त्रिभुज की बात करेंगे क्षेत्रफल के, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार हमने मान लिया EC को, तो 1/2 गुणे EC, इसके शीर्ष से जो ये 90 अंश का कोण बन रहा है ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई हो गया DF। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। हम जानते हैं एक प्रमेय होता है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब एक ही आधार पे बने हुए जो भी त्रिभुज दिखाई देंगे, एक ही आधार तथा समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार, ये जो आप देख रहे हो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर। तो एक ही आधार तथा समांतर भुजाओं के बीच बने, तो एक ही आधार पे तो एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसके भुजाओं के समांतर भी संबंध है, और एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे थेल्स प्रमेय की बात हमको दिखानी है। AD और DB, AD और DB भुजा का अनुपात, AE और EC, AE और EC भुजा का अनुपात। तो जो हमें 4 क्षेत्रफल मिले हुए हैं त्रिभुज के, तो इसमें जितने भी ऊंचाई वाले मान हैं आप देख सकते हो, ऊंचाई वाले मान GE और DF, GE और DF, GE और DF यहाँ भी है, GE और DF वहाँ भी है। तो हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात में बराबर का संबंध निकालेंगे। जैसे अगर हमने ले लिया एक त्रिभुज ADE ये ऊपर वाला, तो इसमें हमने यदि DF इसकी ऊंचाई मानी है DF, तो इसमें नीचे वाले त्रिभुज में ये वाला लेना पड़ेगा हमको, त्रिभुज DEC। दोनों त्रिभुजों का अनुपात बराबर होगा। त्रिभुज ADE और एक बार हमने इस त्रिभुज के ऊंचाई लिया है ना ये वाला GE, तो नीचे वाले त्रिभुज का भी एक बार हमको ऊंचाई वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा और इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों को हमको अनुपात के रूप में परिवर्तित करना होगा। जैसे आप लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में, इसमें हमने DF ऊंचाई लिया है तो उधर वाला भी हमारा DF वाला ही होगा। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इसमें हमने GE ऊंचाई लिया है तो उसमें GE ऊंचाई वाला होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे D 2 बार लिख दिया गया है।
DEB करना चाहिए हमको, DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल। और इन्हीं क्षेत्रफलों को हम जब मान के रूप में रखेंगे, इनका जितना मान है तो हमारा कट के भुजाओं का संबंध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो इसमें हमने भुजा को माना था, भुजा को DF वाला, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 गुणे AE गुणे DF होल का बटे। अब नीचे DEC वाला माने हैं तो 1/2 गुणे EC गुणे DF बराबर त्रिभुज ADE के लिए पुनः से ये वाला त्रिभुज लिया जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुणे AD गुणे GE होल का बटे। इसका लिया जाएगा तो 1/2 गुणे DB गुणे GE। अब जो मान कट रहे हैं उसको कटा दिया जाएगा, आज जो मान बच रहे हैं वहाँ का तिर्यक गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो कटाते हैं। DF से DF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, GE से GE कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। हमारा मान बचा क्या, उसको लिखते हैं। हमारा मान बचा है AE बटे में EC बराबर, इसमें बचा हुआ है AD बटे में DB। आप देख पा रहे होंगे क्या हमको यही लाना है। अगर ये नहीं आया होगा तो हम इसका पक्षांतर कर सकते हैं, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पे थेल्स प्रमेय। यही हमको प्रूफ करना था, सत्यापित करना था कि कोई भी थेल्स प्रमेय अगर लागू किया जाएगा किसी भी त्रिभुज पर तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके दौरान आपको 4 त्रिभुज मिलेंगे। एक त्रिभुज में आप ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेना, तो उसमें कोई ना कोई एक भुजा जो 90 अंश का कोण बनाती हुई रहेगी, उसमें से किसी एक को उसकी ऊंचाई मान लेना। तो यहाँ से आप कोई ना कोई एक त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे, फिर पुनः से उसी में ले लेना इसी वाले त्रिभुज में, और जिसको माने हो उसको ना मान के अब दूसरे वाले को ऊंचाई मान लेंगे, तो यहाँ से दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो नीचे वाले में एक त्रिभुज ले लिया जाएगा। अब इसकी ऊंचाई इसके शीर्ष से जहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। और पुनः इसी में दूसरा वाला त्रिभुज ले लेना, तो दूसरे वाले त्रिभुज में इस शीर्ष से ये 90 अंश की ऊंचाई हो जाएगी। और आधार हम दोनों के भुजाओं के अनुसार अपना अपना मानते रहेंगे, और यहाँ से 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल आएंगे। और इन्हीं चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुपातिक रूप में परिवर्तित कर देंगे, और इन्हीं के अनुपातों से हमारा जो ये मान कट के आएगा, यही मान है जो थेल्स प्रमेय को सत्यापित करेगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि आराम से समझ में आए होंगे आपको ये बातें। ठीक है, ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को और लास्ट सवाल को देखते हैं कि इस प्रश्नावली से इस तरह के सवाल जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, उनको हम लास्ट सवाल के रूप में इसमें दिखा रहे हैं आपके सामने कि हमको जो इस चित्र में दिया है, हम उस चित्र के अनुसार जो हमको सिद्ध करना है उसको सिद्ध करके देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिया है। तो हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है, DE समांतर OQ। DE यहाँ पे दिख रहा है, तो हाई वाली भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, और क्या दिया है, DF समांतर OR, अर्थात ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है EF समांतर QR होगा। ठीक है, चलते हैं चित्र से, इधर आ जाते हैं, चित्र से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं और कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा त्रिभुज है PQR और इसको 2 भागों में बांटने वाला एक भुजा है PO। इस भुजा के अनुसार हमारा 2 त्रिभुज बट गया, एक POQ और एक हो गया POR। तो हम बात करेंगे त्रिभुज POQ में। POQ में हमको 2 भुजा दिया गया है, एक यहाँ से ये वाली भुजा दी गई है ED समांतर OQ। जब ED समांतर OQ है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार
थेल्स प्रमेय के अनुसार थेल्स प्रमेय के अनुसार जब किसी भी त्रिभुज में भुजाओं पर खींचने वाले रेखाखंड द्वारा जो बिंदु बनते हैं, यदि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो जाती है तो दोनों बिंदु मध्य बिंदु कहलाते हैं। अर्थात इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की, कोई एक त्रिभुज है, इसकी भुजाओं के बिंदुओं से खींचा जाने वाला रेखाखंड यदि तीसरी भुजा के समांतर होता है तो ये दोनों बिंदु जो हैं इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु कहलाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा जाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो हमको समांतर ज्ञात नहीं करना, हमको समांतर पहले से दिया हुआ है। अर्थात इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु हो जाएगा ई और डी। ठीक है, तो हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार से भुजा पी क्यू तथा पी ओ का मध्य बिंदु ई तथा डी होगा। ठीक है, तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो थेल्स प्रमेय के अनुसार से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पी ई बटे में पी क्यू बराबर, उधर कर सकते हैं पी डी बटे में डी ओ। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, इसमें भी हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से इसकी भी भुजाओं के तो मध्य बिंदु हो जाएंगे। थेल्स प्रमेय से पी ओ और पी आर के भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। ये कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है डी एफ समांतर ओ आर। अतः देखेंगे भुजा पी ओ तथा पी आर का मध्य बिंदु डी तथा एफ होगा। अतः इस त्रिभुज के भी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः थेल्स प्रमेय के अनुसार पी डी बटे में पी ओ बराबर पी एफ बटे में पी एफ बटे में पी आर। अर्थात संगत भुजाओं के अनुपात इसके भी क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखोगे कि पी डी बटे में पी ओ, पी डी बटे में पी ओ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी ई बटे में पी क्यू और पी एफ बटे में पी आर। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब देखा जाएगा कि पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ और पी डी बटे में डी ओ, सॉरी यहाँ पे डी रहेगा, पी जैसा बन गया ये, पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ, इसको थोड़ा सा बड़ा ही बना दें। पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ, ये दोनों समीकरण में बराबर मान हैं तो पी ई बटे में पी क्यू और पी एफ बटे में पी आर हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से पी ई बटे में पी क्यू बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं पी एफ बटे में पी आर। अतः जब इसके संगत भुजाओं के अनुपात जो है, संगत भुजा के खंड जो हैं आपस में बराबर हो गए, अतः बिंदु ई और बिंदु एफ इन भुजाओं के मध्य बिंदु होंगे। तो आप लिखेंगे अतः भुजा ई, भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु ई तथा पी आर का मध्य बिंदु एफ होगा या है, एफ है। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी त्रिभुज की
भुजाओं के मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिलाती है वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, अतः EF समांतर QR होगा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड मान। कोई दिक्कत? बात क्लियर हो गई होगी? आपको छोटे छोटे पॉइंट इसमें क्लियर करने थे, वो छोटे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप से एक ही उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, ताकि हम आपके लिए और भी प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।